स्टूडेंटों का सनबीम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, आज 24 दिसंबर 2024 को क्लास 9th मैथ का पेपर समाप्त हुआ है और हम आज के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं और दोनों भाषाओं में है, बाइलैंग्वेल यानी कि इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों भाषाओं में मिलेगा आपको। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है प्यारे स्टूडेंट। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। एक एक सवाल का मैं सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा जिससे आपके समझ में आ जाए। कोई मैं किसी भी सवाल के डायरेक्ट आंसर टिक करने वाला नहीं हूँ, उसका फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि ये सवाल ऐसे है, ये सवाल ऐसे है। तो मैं आपको पहले आज का पेपर दिखा देता हूँ। ये आज का पेपर है पूरा जो आया था। इसके अंदर प्रश्नों की संख्या देख लेना। ये ले जी, अच्छा पेपर था, आसान था, बढ़िया था बिल्कुल। तो टोटल प्रश्न 45 थे, टोटल मार्क्स 17 का 17 का। तो पहला प्रश्न लेते हैं। आपको बिल्कुल तरीके से देखना है, मैं एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा आपको बिल्कुल एकदम तरीके से। तो देखिए जी, पहला प्रश्न यही है कि √5 एक है, यानी कि √5 इज। पहला ऑप्शन नेचुरल नंबर, बी ऑप्शन रैशनल नंबर, सी ऑप्शन इरेशनल नंबर और डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब मैं थोड़ा समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसके ऑप्शनों में जो नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये क्या चीज़ है, ये समझाने से आप तुरंत आंसर दोगे। इसके लिए मैं एक न्यू पेज इंसर्ट करता हूँ। देखिए जी, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं जी प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं जी? प्राकृत संख्या। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। एक से शुरू होकर 1 2 3 4 5 1 2 3 से शुरू होकर जो संख्याएं इनफाइनाइट अनंत तक जाएं वो क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर। इनको n से डिनोट करते हैं। तो अब इनमें कहीं √5 तो आया नहीं, इन संख्याओं में कहीं पे √5 तो आया नहीं, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर है नहीं। इसके बाद में था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर को हम कहते हैं जी परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं जी? परिमेय संख्या। देखो स्टूडेंट, परिमेय संख्या क्या होती है? इनकी आपको कंडीशन 3 बता रहा हूँ मैं, याद रखना। अगर इन 3 कंडीशनों के अलावा आप परिमेय संख्या को बताओगे तो आप ये मान के चलो उसकी कहीं ना कहीं कंप्लीट डेफिनेशन नहीं बता रहे। सबसे पहले परिमेय संख्याओं को हमेशा P/Q के रूप में लिखा जाएगा। सबसे पहले परिमेय संख्याओं को हमेशा P/Q के रूप में। दूसरी कंडीशन, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है जी? Q कभी भी किसके बराबर नहीं होना चाहिए जी? 0 के। अब बनती है परिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/4। 3/4। अब इसमें देखो 3/4 अगर इसको लिखते हैं P/Q के लिखा गया तो पहली कंडीशन फिल। दूसरी कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्याएं। तो P बराबर 3, Q बराबर 4। 3 भी पूर्णांक, 4 भी पूर्णांक। चलो इससे पहले पूर्णांक संख्याएं देख लो। वे संख्याएं जो अनंत से चलती हैं, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। कई बच्चे इसको ये भी पढ़ते हैं कि वे संख्याएं जो ऋणात्मक भी होती हैं, यानी कि नेगेटिव भी हो, पॉजिटिव भी हो और साथ में 0 भी, वो संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये दोनों क्या है? पूर्णांक। और क्या नहीं है?
देखो क्यू का वैल्यू 4, तो क्यू किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसका मतलब 3/4 क्या है जी, एक परिमेय संख्या। ठीक है जी। और देखो जी, अब कई बच्चे कहते हैं बताओ 6 को कैसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे, तो 6 के नीचे 1 लगाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 1 का किसी संख्या से डिवाइड करो तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा, या 1 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही आता है। अब पी बाई क्यू हो गया जी। पी की वैल्यू 6, क्यू की वैल्यू 1, दोनों पूर्णांक, और क्यू क्या नहीं है जी, 0, तो 6 भी क्या है जी, एक परिमेय संख्या। इसी प्रकार -4, इसके नीचे 1 लगाओ, 1 लगाया, पी अपॉन क्यू, पी की वैल्यू -4, क्यू की वैल्यू 1, तो ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्यू क्या नहीं है जी, 0, इसका मतलब -4 भी क्या है जी, परिमेय संख्या। आगे देखो जी, और देखो आगे देखिए जी, मैं बोलूं कि बताओ जी √4 परिमेय या अपरिमेय। अब इस बच्चे को कई स्टूडेंट इसको अपरिमेय बोलेंगे या परिमेय बोलेंगे, जबकि ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये एक क्या है जी, परिमेय संख्या। वो कैसे है जी, देखो √4 को सोल्व करते हैं, इसका पूरा अंडर रूट निकाल लेंगे तो +-2 निकल के आएगा। अभी मैंने बताया या तो +2 हो सकता है इसका अंडर रूट, या -2, +2 भी परिमेय, -2 भी परिमेय, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। और देखो जी, अगर मैं बोलूँ 0.45 बताओ परिमेय या परिमेय, तो ये भी क्या है जी, परिमेय। जैसे अगर इसका अपन पॉइंट उठाएंगे तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो नीचे भी ये लो जी, ये बन गया पी अपॉन क्यू, सारी कंडीशन हो जाएंगी फिलअप, तो ये भी क्या है जी, परिमेय संख्या। और एक याद रखो, जिन संख्या के ऊपर बार लग जाता है, जैसे 0.3 ऊपर बार, ये भी क्या होती हैं जी, परिमेय संख्याएं। और जिन संख्याओं का पूर्ण मान नहीं निकलता है, जिनका मान नहीं निकले, वो क्या कहलाती हैं जी, अपरिमेय संख्याएं। जैसे √5, √6, √2, √3, √17, √18, ये सारी की सारी क्या है जी, अपरिमेय संख्याएं। तो जी इस सवाल का आंसर देखना क्या हो जाएगा, √5 एक क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर, यानी कि एक अपरिमेय संख्या। ये था जी पहला सवाल। ठीक है जी, आया होगा समझ में। अब दूसरा सवाल देखिए जी, दूसरा सवाल था x² -1 का हल, सॉल्यूशन ऑफ x² -1। इसको समझाने के लिए हम एक न्यू पेज इंसर्ट करते हैं। देखो जी क्या था, x² -9, इसको क्या करना था जी, अपने को हल। देखो जी, आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, या एक सूत्र बोल दो, या एक फॉर्मूला बोल दो, क्या जी, a² -b², ये होता है जी a + b और a - b। अब इसको आपको बनाना था, x² लिखा था, -9 को लिख सकते थे 3 का होल स्क्वायर, बन गया। एक की वैल्यू क्या हो गई जी, x की वैल्यू a, b की वैल्यू 3, रखो जी, पुट करो, x + 3 x - 3, यही इस सवाल का क्या हो गया था जी, हल। तो इस सवाल का आंसर क्या है जी, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, निम्न में से 2 चर में रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। इसको समझने के लिए हम, देखो जी बिल्कुल आसान समझना, पहले तो आप चर को समझिए, यानी कि वेरिएबल, इसको बोलते हैं जी वेरिएबल। ये क्या चीज़ होती है, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। वेरिएबल क्या होता है कि वे मान या वे संख्याएं या वे वेरिएबल या वे चर जिनका मान क्या नहीं होता है जी, फिक्स नहीं होता, जिनका मान, या ऐसे बोल दो, जिनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, क्या कहलाते हैं, वेरिएबल चर। जैसे x, y, z, a, b, c, d, ये सब क्या है जी, चर हैं, वेरिएबल हैं, इनका मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसके बाद में
अब इसमें शब्द जोड़ा था कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण? रैखिक समीकरण। अब इस शब्द को पकड़ो, रैखिक को। रैखिक का मतलब होता है यदि चर की पावर 1 तो वो होती है जी रैखिक, चर की पावर 2, चर की पावर 3, ये बढ़ता जाता है। ठीक है जी। यदि चर की पावर किसी चर की पावर 1 है तो वो होता है रैखिक। और इस शब्द को पकड़ो, दो चर का मतलब एक x होना चाहिए जी, एक y, और इनकी दोनों की घात क्या होनी चाहिए जी, एक एक। तो वैसा समीकरण क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब ऑप्शन चेक करिए जी। पहला ऑप्शन है 5x + 3y = 7। दूसरा ऑप्शन है 5x + 9। अब देखो इसमें केवल एक ही चर है तो ये नहीं आंसर। 6y + 7, इसमें भी एक ही चर है, ये भी नहीं आंसर। इसमें देखो x और y दो चर हैं और इसकी भी पावर 1 और इसकी भी पावर 1, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या हो गया जी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अगर स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो थोड़ा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपने देखो एग्ज़ाम तो हो लिया, कई बच्चों के विचार क्या होते हैं, कई स्टूडेंटों के विचार होते हैं कि सर अभी क्या काम का है, एग्ज़ाम तो हो ही लिया। भाई काम का होता है, आज नहीं, वार्षिक में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा। ये चीज़ बिल्कुल मैं बेसिक से बताने जा रहा हूँ आपको। अगला देखो जी, बिंदु -10 और -0 स्थित है। प्रथम क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वन ऑफ द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ आई एक्स। इसको समझने के लिए देखो जी, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी इसका आंसर आप तुरंत ही दोगे। आपको कोई बताता है या नहीं बताता ये मेरे को नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ऐसे ही 2-3 सवाल आए थे, इसी से समझ लो, सारे आंसर यहीं से निकल जाएंगे जी। ठीक है जी। ये लो जी, देखो जी, ये होता है इस सवाल के लिए ओरिएंट यानी कि ओरिजिन। क्या होता है जी? ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। ये होता है जी एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष। ये होता है एक्स डेक्स अक्ष। ये होता है जी वाई अक्ष। और ये होता है वाई डेक्स अक्ष। देखिए जी, इस पे 1 पॉजिटिव, 2 3 4 ऐसे चलता रहता है। इधर भी 1 2 3 4। ये -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। इस जो ये क्वाड्रेंट पूरा है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं जी सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं जी थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं जी फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कोई भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक हमेशा x, y के रूप में लिखे जाते हैं। यानी कि जो बी पॉइंट बिंदु होता है उसका पहला निर्देशांक x का होता है, दूसरा निर्देशांक y का। अब इस क्वाड्रेंट में देखो, इधर चलोगे तो x भी पॉजिटिव आएगा, ऊपर चलोगे तो y भी पॉजिटिव आएगा। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी निर्देशांक आएंगे वो दोनों कैसे रहेंगे? पॉजिटिव जी, x आ जाओ चाहे y। इधर देखो, इधर x की तरफ चलोगे तो x कोऑर्डिनेट माइनस का आएगा और y कोऑर्डिनेट प्लस का आएगा कोऑर्डिनेट। इधर देखिए जी, इस पे चलोगे, इधर चलोगे तो x भी नेगेटिव, नीचे चलोगे तो y भी नेगेटिव, और यहाँ आओगे, इधर नीचे आओगे तो y नेगेटिव, इधर चलोगे तो x पॉजिटिव। इन चिन्हों से ही अपने को देखना होता है कि कौन सा बिंदु, मान लो ये A बिंदु, ये B, ये पॉइंट C, ये पॉइंट D। इन्हीं पॉइंटों से अपने को देखना होता है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव, y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड
एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है जी। अब इस सवाल को देखिए, ये कह रहा है जी बिंदु -10,0 स्थित है। क्या दे रहा है क्वेश्चन, जो बिंदु है उसके निर्देशांक -10 और -0। तो ये -10 पहला जो भी बिंदु होता है उसका ये x निर्देशांक है, ये y कोऑर्डिनेट है। देखो जी, निर्देशांक को ही इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बोलते हैं, सुन लो, और कोऑर्डिनेट को हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं, कभी कंफ्यूज मत होना। अब देखो -10x इधर आएगा, y तो क्या रहेगा 0, कहीं चलेगा नहीं, तो y यहीं पे आएगा हमेशा हमेशा, x इधर चलता आएगा। तो x इधर आ रहा है, तो देखो x यहाँ पे चलेगा, तो बताओ किस अक्ष पे चल रहा है ये पूरा अक्ष क्या है, x अक्ष। किस अक्ष पे चल रहा है ये, x अक्ष पे तो चल रहा है, लेकिन किस दिशा में चल रहा है, ऋणात्मक दिशा में। किस दिशा में चल रहा है, ऋणात्मक दिशा में। तो इसका आंसर आ जाएगा x अक्ष की ऋणात्मक दिशा। ठीक है जी। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, बिल्कुल आसान है, मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूं। यदि x + y बराबर के, क्या दिया है, x + y बराबर के का हल 2,0 है, यानी कि इसके जब हल निकालते हैं तो x का मान आता है 2 और y का मान आता है 0। तो कर रहा है कि k का मान ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कुछ नहीं करना, ये x का मान है, ये y का मान है, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 0 रखिए। तो 2,0 k, और किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, तो 2 बराबर k। तो k की वैल्यू क्या आ गई जी, 2। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक की कोई दिक्कत। अगला सवाल देखिए जी, प्रश्न नंबर 6, बिल्कुल आसान है। एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या होती है। मैंने जब पढ़ाता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि अनेक बिंदु मिलके ही किसका निर्माण करते हैं, रेखा का। किसका निर्माण करते हैं, रेखा का। तो रेखा पर, अब उल्टा पूछ लिया इसने, अगर ये पूछता कि बिंदुओं से क्या बनता है तो रेखा, अब इसने उल्टा पूछ रहा है रेखा पर क्या स्थित होते हैं, बिंदु कितने होते हैं। तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन ए लाइन, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो आंसर जाएगा जी अनंत। कोई बड़ी चीज नहीं थी, कोई करने वाला नहीं था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, न्यून कोण का मान होता है, न्यून कोण का मान होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझना है। यहाँ पे मैं 3 चीज समझाऊंगा जी। पहला समझाऊंगा जी एक्यूट एंगल। बिल्कुल देखो, अपना टारगेट ये नहीं है कि आंसर बताए और टिक कर गए, बिल्कुल समझाने की बात है। पहला बता रहा हूँ जी एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का हिंदी अर्थ है जी न्यून कोण। देखो, इसका आप सिर्फ ऐसे याद करो, एंगल को लिखते हैं थीटा से। यदि थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 डिग्री से कम है या छोटी है, तो वो कैसे एंगल होते हैं जी, एक्यूट एंगल। कैसे एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल। यानी कि इसको अगर मैं परिभाषा के रूप में लिखूं तो वे कोण जिनका मान 0 से तो बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, कौन से एंगल कहलाते हैं, एक्यूट एंगल या न्यून कोण। अगले एंगल की बात कर रहा हूं जी मैं, राइट एंगल। अगला एंगल किसकी बात कर रहा हूं जी मैं, राइट एंगल। और राइट एंगल का हिंदी अर्थ होता है जी समकोण। क्या होता है जी, समकोण। ऐसे ही देखो, एंगल कोण को थीटा से लिखते हैं। यदि थीटा का मान एकदम 90 डिग्री के बराबर है, एकदम 90 डिग्री के बराबर है, तो वो कैसा एंगल कहलाता है, राइट एंगल, यानी कि समकोण। और इसी प्रकार तीसरा एंगल होता है जिसे कहते हैं ओब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं जी, ओब्ट्यूज एंगल। एकदम इसको हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। इसको हिंदी में कहते हैं जी अधिक कोण। समझ, इसको कोण को थीटा से दर्शाते हैं। यदि थीटा का मान जी 90 डिग्री से तो बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा, कैसे एंगल कहलाते हैं, ओब्ट्यूज एंगल।
यानी कि अधिक कोण वे कोण जिनका मान 90 डिग्री से बड़ा लेकिन 180 डिग्री से छोटा। आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हो, ये एक्यूट एंगल की परिभाषा हो गई, ये राइट एंगल की, और ये ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। ठीक है, तो अब देख लो इसमें क्या पूछ रहा था, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम रहता है, तो ऑप्शन जाएगा लेस देन 90 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में आ रहा है तो अपने आड़ोस पड़ोस में जो भी बच्चे, देखो सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि मेरे पढ़ाए हुए से किसी के अच्छे नंबर आ जाएं, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए तो क्या बात है। बच्चे सब बराबर होते हैं, स्टूडेंट सब बराबर होते हैं, पढ़ो चाहिए किसी से भी। ठीक है जी, ये हो गया। आगे देखिए जी, आगे हम चलते हैं, 7 नंबर प्रश्न हो गया, 8 नंबर पे चलते हैं जी। देखो जी 8 नंबर प्रश्न पे, ये रहा जी 8 नंबर प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं। देखो जी बिल्कुल आसान प्रश्न था, जिसे मैं बिल्कुल, अगर किस भाषा में बोलूं, एकदम नल्लन टॉप प्रश्न था, बिल्कुल हल्का प्रश्न। ये किसी भी क्लास के बच्चों से पूछ लो आप, 3rd, 2nd, 4th किसी भी क्लास के बच्चों से पूछ लो कि एक त्रिभुज यानी कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है। अब ये अंतः कोण आपको कंफ्यूज भी कर रहा होगा, अंतः कोण बाह्य कोण मैं समझा देता हूँ। चलो, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, इंटरनल एंगल को अंतः कोण कहते हैं, एक्सटर्नल एंगल को बाह्य कोण कहते हैं। देखो जी, जो अंदर की तरफ जो कोण बनते हैं ये एक्सटर्नल एंगल कहलाते हैं, और अगर इसी रेखा को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो इसके जो ये भार बन रहा है ये होता है जी एक्सटर्नल एंगल, यानी कि बाह्य कोण। ये क्या बनता है जी, बाह्य कोण। चलो अब इतना लिख ही दिया, तो यहाँ से एक चीज़ और लेके जाओ साथ में, जिसे आप गिफ्ट भी कह सकते हो। याद रखना, इंटरनल एंगल को मैं IA लिख रहा हूँ, यानी कि इंटरनल एंगल यानी कि अंतः कोण, प्लस एक्सटर्नल एंगल को मैं EA लिख रहा हूँ, एक्सटर्नल एंगल यानी कि बाह्य कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है जी, 180 डिग्री। ठीक है जी, तो इसमें त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का यानी कि इसका, इसका, इसका कितना होता है जी, 180 डिग्री। आ गया होगा समझ में। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए जी, एक चतुर्भुज के 3 कोण क्रमशः 90 डिग्री, 75 डिग्री, 75 डिग्री, यानी कि कोई भी क्वाड्रेंटियल दे रखा है जिसके उन्हें 3 एंगल्स गिवन है अपने पास। फाइंड आउट द 4th एंगल। कौन सा एंगल पूछ रहा है जी, 4th एंगल। देखो जी बिल्कुल हम यहीं पे कर देते हैं, कोई भी चतुर्भुज क्वाड्रेंटल, ये लो जी, ये कोई चतुर्भुज है जिसका एक एंगल 90 डिग्री, ये मान लो 75, ये 75, ये 4th एंगल बच गया, इसका फाइंड करना है यानी कि x डिग्री। इसको हमने क्या मान लिया जी, x डिग्री। इसको हमने क्या मान लिया जी, x डिग्री। देखिए जी बिल्कुल आसान है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। आपको पता है जो चतुर्भुज होता है इसमें कितने कोण बनते हैं, A B C D, 4 कोण बन रहे हैं, और चारों कोणों का योग होता है जी 360 डिग्री। अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब इनमें से आपको इसने 3 दे रखे हैं, तो चलो जब चारों कोणों का योग 360 तो x प्लस 90 प्लस 75 प्लस 75, इनका योग कितना हो गया जी, 360 डिग्री। 75 75 150, और 150 में 90 जोड़ेंगे तो ये हो गया x प्लस 240 बराबर 360। तो x बराबर 360 माइनस 240, तो x बराबर क्या आ गया जी, 120, यानी कि 120 डिग्री। तो जो 4th एंगल है वो कितने डिग्री का है जी, 120 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया होगा समझ में, आई होप। चलो जी नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 10, ऑप्शन वाले सवाल नंबर 10।
वर्त की त्रिज्या एवं व्यास में संबंध होता है, यानी कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायामीटर। सब पढ़ाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से सबको पता होता है। देखो जी, ये एक क्या है जी, अपने पास वर्त है। क्या है जी? वर्त, जिसको हम बोलते हैं जी सर्किल। क्या बोलते हैं जी? सर्किल। ये इसका केंद्र बिंदु कोई भी मान लो ओ है जी। जब हम यहाँ से लेकर के सीखना है जी एकदम, जब हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये कहलाती है जी रेडियस। क्या कहलाती है? रेडियस। और अब देखो, रेडियस प्रत्येक सर्किल में बराबर होती है। तो देखो जी, जब इसको हम इधर बढ़ा देते हैं तो ये जो पूरी लाइन बन गई यहाँ से और यहाँ तक की, यही क्या कहलाता है जी? इसका डायामीटर। यही क्या कहलाता है जी? इसका डायामीटर, यानी कि व्यास। क्या कहलाता है? व्यास। ये क्या कहलाती है? त्रिज्या। अब बताओ, जब इसको पूरा बताया तो ये क्या रिलेशन होता है कि जब जो डायामीटर होता है डी होता है, वो त्रिज्या का क्या होता है जी? दुगना। त्रिज्या का क्या होता है जी? दुगना। अब ऐसा रिलेशन तो कहीं ऑप्शन में है नहीं कि डी बराबर 2r, कहीं नहीं है। लेकिन इसने ये दिया कि इसने r की वैल्यू निकाल के देनी, तो r बराबर क्या हो जाएगा जी? d/2, यानी कि डायामीटर का आधा। व्यास का जो हाफ होता है वही क्या कहलाता है जी? रेडियस। वही क्या कहलाता है? रेडियस।